हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अरस्तु की संपत्ति और परिवार संबंधी विचारों से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण संबंधी विचारों का विश्लेषण करूंगा। अरस्तु ने संविधान पर क्या विचार व्यक्त किए हैं या संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। अरस्तु संविधान के विषय में अपनी विवेचना अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दिया है। पॉलिटिक्स में अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स नाम है। और पॉलिटिक्स में ही उसने अपने सभी विचारों का विश्लेषण किया है, सभी विचारों को उसने प्रतिपादित किया है। तो अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है। और चूंकि अरस्तु की जो पद्धति होती है वह पर्यवेक्षणात्मक होती है, ऐतिहासिक होती है, तो जब वैज्ञानिक होती है, तुलनात्मक होती है, तो अपने इन पद्धतियों के आधार पर वह 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात ही वह अपने संविधान का वर्गीकरण प्रतिपादित करता है। और इसी कारण अरस्तु को संविधान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को संविधान का पिता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने सबसे पहले संविधान की सर्वसम्मत व्याख्या की और संविधान का तर्कसंगत और वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसलिए हम अरस्तु को संविधान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वास्तव में अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया वह वास्तव में शासन प्रणालियों का वर्गीकरण है, वह संविधान का वर्गीकरण नहीं है। वह किसका वर्गीकरण है? शासन प्रणालियों का वर्गीकरण है, शासन प्रणाली का। अरस्तु ने शासन प्रणालियों का अध्ययन किया है, संविधान का अध्ययन नहीं किया। वह शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और शासन प्रणालियों के आधार पर वह शासन का वर्गीकरण करता है, शासन का वर्गीकरण करता है। तो अरस्तु ने जो संविधान की परिभाषा दी है, अरस्तु के अनुसार संविधान क्या है? संविधान क्या है? अरस्तु कहता है कि संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है। संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य में कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद किसे मिले। राज्य में संविधान क्या है? वह पदों की व्यवस्था करने की एक प्रक्रिया है, पदों की व्यवस्था करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य में सर्वोच्च पद किसे मिले। और वह कहता है कि संविधान ही राज्य के निर्माण का आधार है। वह कहता है राज्य में कोई न कोई ऐसी शक्ति रहती है, राज्य में कोई न कोई ऐसी शक्ति रहती है जिसके हाथों में संप्रभुता निहित होती है। तो संप्रभुता जो निहित होती है, तो वास्तव में संप्रभुता जहाँ निहित होती है वह संवैधानिक शक्ति होती है। यदि किसी राज्य में संविधान में परिवर्तन होता है तो राज्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अरस्तु कहता है कि संप्रभुता की शक्ति किसी न किसी व्यक्ति में या किसी संस्था में निहित होती है। यदि संप्रभुता का स्थान परिवर्तित होता है तो राज्य में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि संप्रभुता यदि एक व्यक्ति में रहती है तो वह राजतंत्र रहता है, यदि कुछ व्यक्तियों में रहती है कुलीन तंत्र रहता है, यदि अधिक व्यक्तियों में रहती है तो या सभी व्यक्तियों में रहती है या अधिकांश व्यक्तियों में रहती है तो वह प्रजातंत्र होता है। तो अरस्तु कहता है कि संविधान का परिवर्तन क्या है? संप्रभुता का परिवर्तन ही संविधान में परिवर्तन है। अरस्तु कहता है कि संप्रभुता का परिवर्तन ही संविधान में परिवर्तन है। तो अरस्तु ने जो संविधान का वर्गीकरण किया है, अरस्तु ने जिस संविधान का वर्गीकरण किया है वह प्लेटो के सिद्धांतों पर ही आधारित है। प्लेटो ने जो संविधान का वर्गीकरण किया है, प्लेटो ने शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया है, यानी कि प्लेटो ने लाज में प्लेटो ने लाज में शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है। तो ये जो शासन प्रणालियों का वर्गीकरण है यह अरस्तु का मौलिक नहीं है, अरस्तु की मौलिक रचना नहीं है या मौलिक वर्गीकरण नहीं है। यह प्लेटो द्वारा लाज में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर ही अरस्तु ने विश्लेषण किया है। आइए हम देखते हैं अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। अरस्तु संविधान का वर्गीकरण दो आधारों पर करता है, एक संख्या के आधार पर करता है, एक गुण के आधार पर करता है। संख्या के आधार पर वह कहता है कि यदि एक व्यक्ति का शासन है, एक व्यक्ति का शासन है, एक व्यक्ति का शासन है और यदि उसका उद्देश्य जन कल्याण हो, जन कल्याण हो तो वह क्या होता है? राजतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, वह राजतंत्र होता है, यानी कि मोनार्की होता है, मोनार्की होता है। और वहीं उसका उद्देश्य स्वहित हो जाए, स्वार्थ हो जाए, वह राजतंत्र भोग, ऐश्वर्य, लिप्सा
और स्वार्थ में लिप्त हो जाए, केवल अपने ही लोगों को लेकर चले, शासन में अपने ही लोगों का कल्याण करे, तो ऐसा राजतंत्र जो होता है वह किस में बदल जाता है? निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। अरस्तु कहता है कि ऐसा राजतंत्र फिर निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, यानी कि टायरेनी में बदल जाता है। अब वह कहता है कि कुछ व्यक्तियों का शासन, दूसरा आधार क्या है? कुछ व्यक्तियों का शासन, कुछ व्यक्ति का शासन। इनका अगर उद्देश्य, इनका जो उद्देश्य है यानी गुण या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य जन कल्याण है, तब यह क्या होते हैं? तब क्या रहते हैं? कुलीन तंत्री रहता है, कुलीन तंत्र रहता है। यानी कुलीन तंत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एरिस्टोक्रेसी, यह एरिस्टोक्रेसी रहती है। और वहीं कुलीन तंत्र जब भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि इसका उद्देश्य जन कल्याण न होकर स्वहित हो जाती है, तो वह आतताई में बदल जाता है, आतताई में बदल जाता है। यानी कि वह क्या हो जाता है? ओलिगार्की में परिवर्तित होता है। और यदि सभी व्यक्तियों का शासन, वह कहता है तीसरा आधार क्या है? सभी व्यक्तियों का शासन। तीसरा आधार जो है वर्गीकरण का, सभी व्यक्तियों का शासन। सभी व्यक्तियों के शासन को अरस्तु क्या कहता है? वह पॉलिटी कहता है, यानी कि संयत प्रजातंत्र। इसको अरस्तु पॉलिटी का नाम देता है, पॉलिटी का नाम देता है। और यही भ्रष्ट होकर क्या हो जाती है? भीड़ तंत्र। डेमोक्रेसी को अरस्तु भीड़ तंत्र नाम देता है, भीड़ तंत्र, डेमोक्रेसी। यह अरस्तु का वर्गीकरण है, अब देखिए अरस्तु ने इस प्रकार वर्गीकरण किया है। यानी कि अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने अपने संविधान का वर्गीकरण दो आधारों में प्रस्तुत किया है, एक संख्या के आधार पे, एक उद्देश्य के आधार पे। यदि हमारा उद्देश्य क्या है? यदि हमारा उद्देश्य जन कल्याण करना है, यानी कि एक व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण करना है, तो वह राजतंत्र होता है। यानी कि अरस्तु कहता है कि जब शासन की बागडोर, यानी कि कार्यांग, विधांग, न्यायांग, शासन का बागडोर जब एक व्यक्ति के हाथों में होता है तो वह राजतंत्र होता है, एक व्यक्ति के हाथों में होता है तो वह राजतंत्र होता है। और राजतंत्र तभी तक राजतंत्र बना रहता है जब तक वह जनता का कल्याण करता हो, अपने प्रजा की सेवा करता हो, और अपना सारा ध्यान जनहित में या राज्य हित में लगाता हो, तो वह राजतंत्र रहता है। यानी कि जब तक उद्देश्य जनहित होता है तब तक वह राजतंत्र होता है, लेकिन वहीं उसका उद्देश्य स्वहित हो जाता है तो वह निरंकुश तंत्र हो जाता है, यानी कि टायरेनी हो जाता है। तो जैसा कि डनिंग कहता है, डनिंग महोदय कहते हैं इस संबंध में, डनिंग महोदय कहते हैं इस संबंध में कि अरस्तु के निष्कर्ष में राजतंत्र न केवल व्यवहारिक रूप से बल्कि तार्किक रूप से भी यह संभव है। यानी कि अरस्तु कहता है कि राजतंत्र बहुत सही प्रणाली नहीं है, तो वो इसीलिए डनिंग कहते हैं कि अरस्तु के नज़र में या अरस्तु के दृष्टि में राजतंत्र न केवल व्यवहारिक रूप से बल्कि तार्किक रूप से भी असंभव है। अच्छा, अब आते हैं हम कुलीन तंत्र में। जब शासन की बागडोर कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है तो वह कुलीन तंत्र कहा जाता है। कुलीन तंत्री शासन प्रणाली रहती है। कुलीन तंत्री का मतलब कुछ लोग 10, 20, 30, जैसे कि प्लेटो के समय 30 आतताइयों का शासन होता है। तो जब शासन की समस्त शक्तियां कुछ व्यक्तियों के हाथों में निहित हो तो वह कुलीन तंत्री कहा जाता है। इसी तरह से जब कुलीन तंत्र का उद्देश्य जनहित रहता है तो वह कुलीन तंत्र रहती है, लेकिन जब उसका उद्देश्य स्वहित हो जाता है, यानी कि यह भ्रष्ट हो जाती है, तो यह आतताई तंत्र हो जाती है, यानी कि ओलिगार्की हो जाती है। तब इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? स्वहित हो जाता है। वह केवल अपने ही हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। अच्छा, अब सभी व्यक्तियों का शासन,
जैसा कि सभी व्यक्तियों का शासन तो लोकतंत्र ही होता है, लेकिन लोकतंत्र को अरस्तु दो भागों में डिवाइड करता है, एक संयत प्रजातंत्र, दूसरा भीड़ तंत्र। संयत प्रजातंत्र यह शुद्ध रूप है, संयत प्रजातंत्र जो है शुद्ध रूप है, यानी कि पोलिटी, यह शुद्ध रूप है। अरस्तु कहता है कि जब शासन सत्ता बहुसंख्यक हाथों में नीत होती है और संचालन समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है तथा धनिकों और निर्धनों में स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, यानी कि धनिक और निर्धन दोनों में स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, तब वह संयत प्रजातंत्र होता है। यानी कि संयत प्रजातंत्र जो होती है यह धनिक और निर्धन का मिश्रण होती है, धनिक प्लस निर्धन व्यक्तियों का मिश्रण होती है। यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो न तो धनी होते हैं न तो निर्धन होते हैं, यानी कि मध्यम वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग। और इस अरस्तु के इसी विचार को स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत कहा जाता है, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत कहा जाता है, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत किसने दिया है, तो अरस्तु ने दिया है। तो यह क्या होती है, पोलिटी होती है, यानी कि यह संयत होती है, यह सभ्य शासन प्रणाली होती है। वहीं वह कहता है कि जब यही जनता के लोग, यानी कि यही जनता के प्रतिनिधि या यही लोग जो पोलिटी में शासन करने वाले लोग होते हैं, जब भ्रष्ट हो जाते हैं, जब बहुसंख्यक वर्ग भ्रष्ट हो जाता है, मनमानी करने लगता है और अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाता है, तब वह जनतंत्र या भीड़ तंत्र हो जाती है। तब वह क्या हो जाती है, जनतंत्र या भीड़ तंत्र हो जाती है। तो अरस्तु कहता है कि यह परिवर्तन चक्र, अरस्तु कहता है कि यह संविधानों का परिवर्तन चक्र चलता रहता है। वह कहता है कि जब राज्य विकास क्रम में होता है तो वह एक राष्ट्रतंत्र होता है। जब राज्य विकास तंत्र में होता है, यानी कि जब अपने राज्य विकास की अवस्था में होता है, तो वह राजतंत्र होता है, एक राष्ट्रतंत्र या इसको हम राजतंत्र भी कहते हैं, एक राष्ट्रतंत्र, तो वह राजतंत्र में होता है। लेकिन जब वह भ्रष्ट हो जाता है तो निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। फिर निरंकुश तंत्र का शासन बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहता है, निरंकुश तंत्र भी भ्रष्ट होकर क्या हो जाता है, निरंकुश तंत्र भ्रष्ट हो जाता है। तो निरंकुश तंत्र के ऊपर, यानी कि इसी राजा के ऊपर कुलीन तंत्री शासन स्थापित हो जाता है। फिर यह कुलीन तंत्र भ्रष्ट हो जाते हैं तो कुलीन तंत्र आदतताई में बदल जाता है। तो आदतताई के ऊपर अब संयत प्रजातंत्र का शासन स्थापित हो जाता है। अब संयत प्रजातंत्र भी अपने शुद्ध रूप में नहीं रहती है हमेशा, यह भी अशुद्ध रूप में परिवर्तित हो जाती है, यह भीड़ तंत्र में बदल जाता है, यानी कि डेमोक्रेसी में परिवर्तित हो जाता है। जब डेमोक्रेसी में परिवर्तित होता है तो इसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शक्तिशाली होता है और सभी लोगों को नियंत्रित करके, सभी लोगों को कंट्रोल करके वह अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। तो फिर यह राजतंत्र हो जाता है, यानी कि डेमोक्रेसी राजतंत्र हो जाता है। तो अरस्तु कहता है कि संविधानों का यह परिवर्तन चक्र होता रहता है, यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, समय, देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसी तरह से अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में शासन के 3 अंगों की विवेचना की है। पॉलिटिक्स में उसने शासन के 3 अंगों की विवेचना की है, शासन के 3 अंगों की विवेचना की है। अरस्तु ने शासन के 3 अंगों की विवेचना की है। पहला है डेलिबरेटिव ऑर्गन, यानी कि विचारात्मक। यह जो है शासन का विचारात्मक भाग होता है, यह शासन का विचारात्मक भाग होता है। और दूसरा है मजिस्ट्रेटी, यह जो है यह मजिस्ट्रेटी यह कार्यपालिका से संबंधित है, यह जो है कार्यपालिका से संबंधित है। जुडिशियरी यह न्यायपालिका से संबंधित है। तो अरस्तु कहता है कि जो डिलिबरेटिव ऑर्गन होगी यह एक प्रकार की असेंबली होगी। यह क्या होगी, यह एक प्रकार की असेंबली होगी। और इसी असेंबली के द्वारा मजिस्ट्रेट का निर्वाचन किया जाएगा, जुडिशियरी का निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे, कार्यपालिका के या प्रशासनिक शक्ति होगी, वह मजिस्ट्रेट में निहित होगी। तो जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वह मजिस्ट्रेट में निहित होगी और प्रशासनिक शक्ति भी मजिस्ट्रेट में निहित होगी। इनका निर्वाचन असेंबली के द्वारा किया जाएगा। इसी तरह से जो जुडिशरी है यानी कि न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति भी
न्यायाधीशों का भी निर्वाचन असेंबली के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से अरस्तु शासन के 3 अंगों का विवेचना करता है, जिसको बाद में विभिन्न विद्वानों ने विकसित किया, जिसको हम आज वर्तमान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में देखते हैं। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में हम देख सकते हैं। अरस्तु ने मध्यवर्गीय या मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में मिश्रित शासन प्रणाली का विवेचन किया है। मिश्रित शासन प्रणाली यानी कि पोलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलिटी, मध्य वर्ग तंत्र। पोलिटी को हम क्या कहते हैं, मध्य वर्ग तंत्र। मध्य वर्ग तंत्र, पोलिटी को मध्य वर्ग तंत्र कहते हैं। तो अरस्तु ने अपने संविधान के वर्गीकरण में मध्य वर्ग तंत्र यानी कि पोलिटी को सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था माना है। जो ये पोलिटी है, यह सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। पोलिटी सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था अरस्तु ने माना है। वह कहता है कि इस पोलिटी में धनी और निर्धन सभी लोगों का शासन होता है। यानी कि इस पोलिटी में अरस्तु ने निर्धन और अमीर के स्वतंत्रता और संपन्नता को मिलाने की कोशिश किया है। जैसा कि निर्धन व्यक्ति जो होता है वह संपन्न नहीं होता है। संपन्न कौन होता है, अमीर वर्ग संपन्न होता है। यानी कि जो धनिक वर्ग होता है यह संपन्न होता है और निर्धन वर्ग जो होता है यह स्वतंत्र होता है, लेकिन यह विपन्न होता है। तो अरस्तु इस मध्य वर्ग तंत्र में संपन्नता और विपन्नता को मिलाने का कोशिश किया है। इसीलिए इस सिद्धांत को, अरस्तु के सिद्धांत को स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत कहते हैं। अरस्तु पोलिटी को परिभाषित करते हुए कहता है कि पोलिटी वह शासन प्रणाली है जिसमें बहुसंख्या शासन में सम्मिलित होती है, जिसमें राज्य की बहुसंख्या शासन में भाग लेती है। इस शासन व्यवस्था में जनतंत्र की स्वतंत्रता और धनिक तंत्र की संपन्नता को मिला दिया जाता है। इस शासन व्यवस्था में जनतंत्र की स्वतंत्रता और धनिक तंत्र की संपन्नता को मिला दिया जाता है। अरस्तु शासन से बुराइयों को समाप्त करना चाहता है और बुराइयों को तिलांजलि देते हुए वह विविध प्रकार की शासन प्रणालियों के गुणों का समन्वय अपने इस पोलिटी में किया है। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का समन्वय उसने अपने इस पोलिटी में किया है। सेबाइन, जैसा कि सेबाइन कहते हैं, सेबाइन का कहना है कि कुछ भी हो, सेबाइन कहते हैं कुछ भी हो, अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक मिश्रित संविधान है जिसमें धनिक तंत्र तथा लोकतंत्र के तत्वों का सर्वश्रेष्ठ रीति से समन्वय किया गया है। इसकी सामाजिक बुनियाद इस विशाल मध्यम वर्ग है। इसकी सामाजिक बुनियाद क्या है, इस पोलिटी की शासन व्यवस्था की विशाल बुनियाद क्या है, मध्यम वर्ग है, जो कि बहुसंख्यक भाग होती है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास जो होती है वह सब संख्या में सबसे अधिक होती है। यह मध्यम वर्ग ऐसे लोगों से मिलकर बना है जो न तो बहुत अमीर होते हैं न तो बहुत गरीब होते हैं। जैसा कि अरस्तु कहता है कि निर्धनता अपराध की जननी है। अरस्तु कहता है कि निर्धनता अपराध की जननी है। अपराध क्यों होते हैं और क्रांति क्यों होती है? निर्धनता के कारण। यदि कुछ वर्ग बहुत निर्धन हो जाएं और कुछ वर्ग बहुत संपन्न हो जाएं, अमीर हो जाएं, तो जो जितने भी निर्धन वर्ग होते हैं वह अमीरों के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। जैसा कि अरस्तु कहता है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। तो कहता है कि विषमता क्रांति की जननी है। जब सामाजिक असमानता का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है तभी क्रांति होती है। यानी कि एक वर्ग शासन में बहुत अधिक लाभ लेता है और दूसरा वर्ग शासन में लाभ नहीं ले पाता है, उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती है, समानता उसको नहीं रहती है, तो वह जो दूसरा वर्ग होता है, जो निर्धन वर्ग होता है, वह क्रांति कर देता है। तो इस तरह से अरस्तु कहता है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। वह कहता है कि जब मध्य वर्ग नहीं रहता है तब निर्धन काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं। जब मध्य वर्ग नहीं रहता है तो निर्धन काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं, तो परेशानियों का जन्म होता है, विभिन्न समस्याओं का जन्म होता है और राज्य का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अरस्तु का कथन है कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली का निर्माण
मध्य वर्ग के द्वारा होता है। जो सर्वोत्तम शासन प्रणाली होती है वह कौन उसका निर्माण करता है? मध्य वर्ग करता है। और उन राज्यों की शासन सुव्यवस्थित होता है जिनमें मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग काफ़ी बड़ा होता है और संख्या में अधिक होता है। यानी कि जहाँ तक वह संभव है अन्य दोनों वर्गों की तुलना में वह ज़्यादा मजबूत होता है। यानी कि अमीर वर्ग और निर्धन वर्ग की तुलना में जो मध्य वर्ग होता है वह ज़्यादा मजबूत होता है। उसके पास उसके पास धैर्य होता है, साहस होता है, उसके पास प्रतिभा होता है, वह अपना जीवन संतुलित तरीके से व्यतीत करता है। तो इस प्रकार मध्यम वर्ग अरस्तू के अनुसार संतुलन प्रदान करते हैं, जिसके बिना कोई भी उत्तम संविधान हो ही नहीं सकता। यानी कि अरस्तू कहता है कि मध्य वर्ग जो होता है यही संविधान को संतुलन प्रदान करता है, शासन प्रणाली को संतुलन प्रदान करता है, इसके बिना संविधान हो ही नहीं सकता है। वह कहता है कि मध्यम वर्ग में गुटबाजी नहीं होती है। और इसके प्रमाण में अरस्तू यह कहता है कि जो विधि का निर्माण किया गया है, सबसे अधिक विधि निर्माता जो रहे हैं वह सोलन रहे हैं, लाइकागोरस रहे हैं, यह मध्यम वर्ग के ही थे। तो इस तरह से अरस्तू मध्यम वर्ग की शासन को सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था मानता है, जो न अमीर हो न गरीब हो। आइए अब चलते हैं आदर्श राज्य की तरफ। अरस्तू का आदर्श राज्य, जैसा कि प्लेटो ने भी आदर्श राज्य के बारे में अपना विश्लेषण दिया है, चिंतन किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में उसने रिपब्लिक में बताया है। रिपब्लिक में आदर्श राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है कि आदर्श राज्य क्या है। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वह काल्पनिक है, वह स्वप्नलोकी है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह व्यवहारिक धरातल पर उतर नहीं सकता है। लेकिन अरस्तू ने जो आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया है वह व्यवहारिक है, तार्किक है और प्रासंगिक है और वैज्ञानिक भी है। तो अरस्तू ने पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की दशाओं का वर्णन किया कि आदर्श राज्य के लिए कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए। अरस्तू ने प्लेटो के लॉज और स्टेट्समैन में प्रतिपादित सिद्धांतों को ग्रहण किया है, कुछ उसके तत्वों को ग्रहण किया है और अपने सिद्धांत को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कि अरस्तू ने आदर्श राज्य के लिए किन किन दशाओं का वर्णन किया है। चूंकि अरस्तू का आदर्श राज्य वैज्ञानिक है, वह कहता है कि आदर्श राज्य में विभिन्न चीज़ें होनी चाहिए जिनसे मिलकर एक आदर्श राज्य का निर्माण होता है। तो अरस्तू कहता है कि पहला आदर्श राज्य के लिए पहली चीज होती है जनसंख्या। अरस्तू कहता है कि अरस्तू ने जनसंख्या के संबंध में बहुत ही मध्यम सिद्धांत का अनुसरण किया है। वह कहता है कि राज्य की जनसंख्या इतनी सीमित हो कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सब लोग प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते रहें, प्राकृतिक वस्तुएं उनको कम न पड़ें, प्राकृतिक संसाधन कम न पड़े, यानी कि संतुलन हो, जनसंख्या का और प्राकृतिक संसाधन का संतुलन हो। बहुत अधिक जनसंख्या न हो कि प्राकृतिक संसाधन कम पड़ जाए, यानी कि इतनी जनसंख्या न हो कि प्राकृतिक संसाधन कम पड़ जाए। राज्य की जनसंख्या इतनी कम भी न हो कि उस राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, यानी कि राज्य बहुत बड़ा है, जनसंख्या कम है तो उसके ऊपर दूसरे राज्य के लोग आक्रमण कर सकते हैं। यानी कि जनसंख्या का अनुपात क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, राज्य के आकार के अनुसार, प्राकृतिक संसाधन के अनुसार और प्राकृतिक संसाधन के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या होती है वह संतुलित होना चाहिए। अरस्तु एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 1 लाख मानता है, 1 लाख मानता है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 1 लाख मानता है। क्योंकि उस समय राज्य बहुत छोटे होते थे तो अरस्तु ने अपने विचार जो थे उन परिस्थितियों में ही दिए हैं। 1 लाख की जनसंख्या को अरस्तु बहुत अधिक पर्याप्त मानता है। वह कहता है कि सबसे सुंदर राज्य और सबसे आदर्श राज्य वही होगा जो अपनी आबादी का कुशल प्रबंधन कर सके। जैसा कि अरस्तु ने जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल दिया है कि जनसंख्या का समय समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। फिर दूसरा तत्व है आदर्श राज्य में नागरिकों का चरित्र, नागरिकों की प्रवृत्ति या नागरिकों का चरित्र। अरस्तु अपने राज्य के लिए नागरिकों के स्वभाव को उत्तम मानता है। अरस्तु कहता है कि जो नागरिक राज्य के प्रति समर्पित रहते हैं उनका राज्य
दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास करता रहता है। जो नागरिक अपने राज्य के प्रति समर्पित होते हैं, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, जिनके अंदर ओज होता है, तेज होता है, जिनके अंदर साहस होता है, वह राज्य विकास करता रहता है। इसलिए अरस्तु ने यूनानी जातियों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह कहा है कि यूनानी जातियां जो होती हैं, उनके अंदर समन्वित गुण होता है, ओज होता है, बुद्धिमत्ता होती है, यानी कि ये सब पर्याप्त मात्रा में होती है। तो वह 3 प्रकार की व्यक्तियों की तुलना करता है। वह कहता है कि यूरोपीय जातियां, यानी कि यूरोपीय जाति, यूनानी जाति और एशिया की जाति, यह 3 प्रकार के व्यक्तियों को या 3 भूभागों में रहने वाले व्यक्तियों का तुलना करता है। वह कहता है यूरोपीय जातियां जो शीत प्रधान देशों में रहती हैं, उनमें ओज की प्रधानता तो होती है, परंतु बुद्धिमत्ता और कौशल की कमी होती है। बुद्धिमत्ता और कौशल की कमी होती है। और दूसरा, जो एशियाई जाति होती है, एशिया में रहने वाले लोग हैं, एशियाई जातियों में जिनमें बुद्धिमत्ता होती है, कौशल होती है, लेकिन ओज की कमी होती है, ओज की कमी होती है। यही कारण होता है कि वह निरंतर दमित और शोषित रहते हैं और दासता को स्वीकार कर लेते हैं, दासता को स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा, वह कहता है यूनानी जातियों के बीच एशियाई जातियों और यूरोपीय जातियों दोनों के गुणों का समन्वय होता है। इनमें ओज भी होता है, बुद्धिमत्ता भी होती है, साहस भी होता है, बुद्धि भी होती है, ओज भी होता है। तो इस तरह से यूनानी जातियों में यूरोपीय और एशिया जातियों का मिश्रण होता है। तो यह यूनानी जाति को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। अरस्तु ने यूनानी जाति को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ घोषित किया है। तो इस तरह से अरस्तु कहता है कि नागरिकों के लिए बुद्धि आवश्यक है, साहस आवश्यक है, संयम आवश्यक है और ओज आवश्यक है। यानी कि नागरिकों का चरित्र उत्तम होना चाहिए, नागरिकों का चरित्र उत्तम होना चाहिए। तीसरा, राज्य में वर्ग। वह कहता है कि राज्य में अरस्तु प्लेटो की तरह राज्य में त्रिवर्गीय संरचना प्रस्तुत नहीं करता है। राज्य के विचार के संबंध में वह 3 वर्ग का विश्लेषण नहीं करता है, जैसा कि प्लेटो ने शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग 3 प्रकार का वर्गीकरण किया है राज्य का, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो अरस्तु राज्य में 3 वर्गों को आवश्यक नहीं मानता है। अरस्तु ने प्लेटो की सिद्धांत की आलोचना की है। वह कहता है कि आदर्श राज्य को निर्भर बनाने के लिए राज्य में विभिन्न वर्गों की आवश्यकता होती है। राज्य में विभिन्न वर्गों की आवश्यकता होती है, जिनमें शिल्पी होते हैं, कृषक होते हैं, योद्धा होते हैं, समिध लोग होते हैं, पुरोहित होते हैं और प्रशासक वर्ग होता है। तो राज्य में विभिन्न वर्ग होते हैं। शिल्पी और कृषक को अरस्तु नागरिकों की श्रेणी में नहीं मानता है। शिल्पी और कृषक को अरस्तु नागरिकों की श्रेणी में नहीं मानता है। वह नागरिकों को 2 प्रकार का विभाजन करता है, नागरिकों के संबंध में 2 प्रकार का विभाजन करता है, एक राजनीतिक और दूसरा अराजनीतिक। राजनीतिक लोग कौन होंगे? जो नागरिक हैं वह राजनीतिक होंगे, अनागरिक जो राजनीतिक नहीं होंगे। तो नागरिकों के लिए अरस्तु संपत्ति को अनिवार्य मानता है। तो इस तरह से अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में विभिन्न वर्ग होंगे, शिल्पी, कृषक, किसान, चिकित्सक, इंजीनियर वगैरह वगैरह, डॉक्टर, विभिन्न वर्ग होंगे। सभी वर्गों को मिलाकर राज्य का निर्माण होगा या आदर्श राज्य बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बस्तियों की स्थिति। बस्तियां कैसी होंगी? बस्तियों की स्थिति, राज्य में बस्तियां कैसी होंगी? तो अरस्तु राज्य में बस्तियों का सुझाव देता है, अरस्तु कहता है कि एक आदर्श राज्य में बस्तियों के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, जैसे कि बस्तियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंध होना चाहिए, राजनीतिक व आर्थिक सुविधाएं होनी चाहिए, सैनिक सुविधाएं होनी चाहिए, जल की आपूर्ति होनी चाहिए, गलियों व सड़कों का प्रबंध होना चाहिए, किलाबंदी होना चाहिए और युद्ध के लिए आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए। यानी कि किले में जो भी हैं, राज्य की बस्तियां, यानी कि जो किला है, किले में ये सब कुछ होने चाहिए कि लंबे समय तक व्यक्ति किले से बाहर, अगर आवश्यकता हो तो लंबे समय तक व्यक्ति किले में रह सके और किले में समस्त वस्तुओं का उपभोग कर सके। तो अरस्तु ने नगर राज्य को 2 भागों में बांटा है, एक सामान्य बस्ती, एक विशेष बस्ती। सामान्य बस्ती और विशेष बस्ती।
विशेष बस्ती, सामान्य बस्ती और विशेष बस्ती। तो जो सामान्य बस्ती, जो विशेष बस्ती होगी वह क्या होगी, वह किले के अंदर होगी, सामान्य बस्ती किले के बाहर हो सकती है। तो अरस्तु ने बस्ती को राज के मस्तिष्क का नाम दिया है। जो बस्ती है या शहर हैं या गांव हैं, इनको अरस्तु ने राज्य के मस्तिष्क का संज्ञा दिया है। वह कहता है कि बस्तियों के अंदर देवालय होगा, पार्क होगा, व्यायामशाला होगी और बंदरगाह होंगे, इत्यादि सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इस तरह से अरस्तु आदर्श राज्य के लिए राज्य में बस्तियों को आवश्यक मानता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। 5वां, शिक्षा। अरस्तु आदर्श राज्य के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, यानी कि नागरिकता के गुणों का विकास भी शिक्षा के द्वारा होता है। इसलिए अरस्तु कहता है कि शिक्षा के द्वारा नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। यानी वह कहता है कि शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार की आदतों का निर्माण किया जा सकता है, और उसने आदत को प्रकृति एवं विवेक के बीच रखा है। हैबिट को उसने प्रकृति और विवेक के बीच में रखा है। तो अरस्तु ने आदत को विवेक और प्रकृति के बीच में रखा है। वह कहता है विवेक और प्रकृति दोनों मिलकर आदतों का निर्माण करती है, तो अच्छी आदतों का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जाएगा। अच्छी आदतों का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। और अरस्तु ने शिक्षा के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। शिक्षा के लिए अरस्तु ने एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। अरस्तु ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा है, नर्सरी, प्राथमिक और माध्यमिक में विभाजित करके वह व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा की वकालत की है। अरस्तु व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा की वकालत करता है। जहाँ प्लेटो शिक्षा को केवल कुछ ही वर्गों तक सीमित मानता है, वही अरस्तु ने शिक्षा की समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वह सबके लिए शिक्षा के द्वार खोला है। भूमि 5वां। 6वां है भूमि, और 7वां है जलवायु। 6वां है भूमि, 7वां है जलवायु। पांचवा, 6वां है भूमि और 7वां है जलवायु। अरस्तु भूमि को भी आवश्यक मानता है, राज्य के लिए भूमि की भी आवश्यक मानता है। वह कहता है कि चूंकि राज्य के लिए भूमि आवश्यक होती है, इसलिए भूमि जो होती है वहाँ की ऐसी भूमि होनी चाहिए कि जिस पर जितने में पर्याप्त जनसंख्या रह सके। भूमि ऐसी होनी चाहिए, यानी कि भूमि इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि जिसमें कि उसमें पर्याप्त लोग रह सकें, खेती कर सकें, हर प्रकार की फसलें उगा सकें। इसी तरह से जलवायु भी जो होती है, वह जलवायु इस प्रकार से जलवायु वहाँ की होनी चाहिए कि सभी प्रकार के मौसम हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, सभी, यानी कि ऋतुएं जो हैं सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। जैसे केवल यूरोपीय कंट्री में देख लें, जहाँ केवल बर्फबारी होती है, वहाँ विभिन्न वस्तुएं नहीं हम उगा सकते हैं। इसी तरह से हम अफ्रीका में ले लें, अफ्रीकी कंट्री में ले लें, वहाँ पर केवल गर्मी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ भी विभिन्न वस्तुओं को नहीं उगाया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता है। एशिया, हम अपने भारत को ले लें तो भारत में हर प्रकार की ऋतुएं हैं, हर प्रकार के मौसम हैं, गर्मी, जाड़ा और बरसात, हर प्रकार का मौसम है। यहाँ पे हर प्रकार की वस्तुएं हम उगा सकते हैं, हर प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। तो अरस्तु कहता है कि जलवायु ऐसी होनी चाहिए, न तो बहुत अधिक ठंडी हो, न तो बहुत अधिक गर्मी हो, बल्कि दोनों के बीच की स्थिति हो। और भूमि भी ऐसी होनी चाहिए जो कि प्राकृतिक संसाधन की भरमार हो, नदियाँ हो, नाले हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, वह उसमें कुछ तटीय समुद्र से भी घिरा हुआ हो, यानी कि समुद्र से के किनारे वह भूमि स्थित हो। तो इस प्रकार की भूमि को वह सबसे उत्तम मानता है, इस प्रकार की जलवायु को बहुत उत्तम मानता है। तो इस तरह से अरस्तु ने आदर्श राज्य के विभिन्न दशाओं का वर्णन किया है। ये अरस्तु के आदर्श राज्य है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अरस्तु के क्रांति संबंधी धारणा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।